अगर हम बात करें तो कहा गया एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं और 15 रुपए की दर से मेरे भाई 14 वस्तुएं खरीदी है। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसतन लागत मूल्य पर 20% का लाभ है। मैंने कहा यार मैं एक दुकान में गया और वहां से मैं अलग अलग आर्टिकल्स खरीद के लेके आया और उनके रेट भी अलग अलग थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो सामान खरीदा है वो कितने का खरीदा है। अगर मैंने एक आर्टिकल 10 रुपए का खरीदा है तो मैंने 7 आर्टिकल उस दुकान से लिए थे, तो मैंने कितने का खरीदा था, तो 70 रुपए का खरीदा था। उसके बाद मैंने एक आर्टिकल अगर 11 रुपए का खरीदा है तो उस दुकान से मैंने 9 वस्तुएं खरीदी, तो यहां से मैंने खरीदारी कितने की तो 99 की। उसके बाद मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है एक आर्टिकल 15 का खरीदा है, तो 14 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है कितने का होगा, तो 15 × 14 यानी सर हो जाएगा हमारा 210 यहाँ पे। ठीक है, ये हम खरीदेंगे 210 रुपए का। यहाँ पे 15 × 4 = 60 और 15 × 15 = 21। यहाँ से इतने का आर्टिकल खरीदा, यहाँ से इतने रुपए का, यहाँ से इतने रुपए का, तो ये मेरा क्या आ गया, तो ये मेरा टोटल सीपी आ गया। टोटल सीपी हमारा कितना आया है, तो अगर आप देखेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा आपका 9 हो गया। ठीक है, और ये आपका ऐसे समझ लो कि 210 और 90 300 और 379 का हमारा टोटल परचेस है हमारा। ये इतने का हम लोगों ने सामान खरीदा है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इफ प्रॉफिट वाज सपोज टू बी 20%। यदि आप इस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं तो प्रत्येक वस्तु को आप कितने में बेचेंगे। तो पहली बात यहाँ पर जो हमारा ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो देखो 379 में हमने खरीदा है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो सीपी का दाम हो गया यानी 100% का दाम हो गया। हम इसे बेचने की बात कर रहे हैं 20% के लाभ पर, 120 से गुना करेंगे तो एसपी निकल जाएगा। खरीद का दाम दिया है, विक्रय का दाम निकाल दिया। लेकिन दोस्त यहाँ पर जो ये सेलिंग प्राइस आया है ये तो टोटल सेलिंग प्राइस आया है, मुझे एक आर्टिकल का चाहिए। तो एक आर्टिकल के लिए कितना, तो ये कितने आर्टिकल का है, 7, फिर 9 16 और 16 के बाद में यहाँ पर 14, यानी कुल मिलाकर ये हमारा कितना है, 30 आर्टिकल का है। ये जो भी सेलिंग प्राइस आएगा वो कितने आर्टिकल का होगा, 30 का। तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा मेरे भाई 30 से, ताकि मैं क्या निकाल पाऊं, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल पाऊं। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 30 से हम इसे करेंगे 4 बार में, और आप इसे भाग मत करो, सीधा मल्टीप्लाई करो। 4 9 36, 28 और 3 31 और 12 और 3 15 और 100 से भाग कर दो तो 15.16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इसमें हम आपको कोई भी यहाँ पर डिविजिबिलिटी या कोई और तरीका हम नहीं अप्लाई करके बताएंगे कि आप यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा सकते थे या ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। बेसिक से समझते वो ज्यादा अच्छा होता। आइए चलिए यहाँ पर ये सवाल देखिए, साधारण ब्याज का बड़ा ही प्यारा सवाल है। क्या बोला गया है, कुछ वर्षों में मूलधन और राशि का जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है, और वहां से 3 वर्षों के बाद में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज ज्ञात करिए। यानी मान लीजिए कुछ समय के बाद में हमारा ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, और ये रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये 4 और 5 का है। 3 वर्षों के बाद में ये हमारा 5 और 7 का हो जाएगा। ये कितने वर्षों के बाद में हो जाएगा, 3 वर्षों के बाद में। तो मेरा आपसे सिंपल सा एक कहना होगा दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल जीवन में कभी नहीं बदलता है। तुम 3 वर्षों के बाद कर लो या 10 वर्षों के बाद कर लो, जो मूलधन है वो हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पर मूलधन दोनों अलग अलग है, तो हम इसे क्या करेंगे, बराबर। तो यदि हम इसे बराबर करेंगे तो 4 और 5 को मेरे भाई बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो अपोजिट के साथ में मल्टीप्लाई। अब अगर आप यहाँ पर सही मायने में देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर पहले अमाउंट 25 का मिलता था, अब अमाउंट 28 का मिलता है, यानी हमने कितना रुपया कमा लिया, 3 रुपया। और ये कितने सालों में कमाया है, 3 सालों में। 3 साल में 3 रुपए, तो 1 साल में आपने कितना कमाया होगा, तो 1 साल में 1 रुपया। यानी ब्याज के तौर पर आपको 1 साल में कितना मिल रहा है, तो 1 रुपया। मैंने रेट निकालने का सीधा सीधा तरीका बताया है। 1 साल में जितना भी ब्याज मिले उसको ऊपर में रखो, प्रिंसिपल से इसको भाग करो और इनटू क्या कर दो, 100%। तो ये तुम्हारा क्या बता देगा दोस्त, ये तुम्हारा मेरे भाई रेट बता देगा। तो 1 साल में जितना भी ब्याज आता है उसको आप अपने मूलधन से भाग करिए और गुना कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। सवाल नंबर 5 में देखिए बोला गया है मेरे पास में जो कॉइन है वो 3 2 और 1 के अनुपात में है। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छा, और कितने, देखिए मेरे पास में ये रेशियो का सवाल है और सिक्कों के ऊपर में आधारित सवाल है। बोला गया कि मेरे पास में 3 2 और 1 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं और 120 रुपए की कुल राशि है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे। तो पहली बात, कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, तो एक 5 का है, एक 2 रुपए का है और 1 रुपए का है। ये हमारा मेरे भाई सिक्कों का डिनोमिनेशन है।
और उसके बाद में यहाँ इनकी संख्या कितनी है, तो इसके 3 सिक्के हैं, इसके 2 सिक्के हैं, इसके 1 सिक्के हैं, तो इसके कारण कितने रुपए का निर्माण होगा, 15। इसके कारण कितने का होगा, 4। इसके कारण कितना होगा, 1। क्योंकि देखो सिक्कों वाले सवाल में सिंपल ये करना होता है, जो भी सिक्कों की वैल्यू होती है उसको उनके संख्या के साथ में गुना कर दो तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए कुल मिलाकर 20 रुपए आएंगे, कुल मिलाकर कितना आएगा, तो 20 रुपए। और यहाँ पर सही मायने में देखोगे ना तो पैसा अपने आप का कितना है, तो 6 गुना। अगर मेरे भाई पैसा अपने आप का 6 गुना है तो सारी सिक्कों की संख्या भी अपने आप की कितनी होगी, 6 गुनी होगी। तो क्वेश्चन में बोला गया 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो मेरे भाई 3 का 6 गुना यानी कितना हो जाएगा, 18 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्टनरशिप का। हर सेट में जो है हम आपको एक एक पार्टनरशिप का सवाल करवा रहे हैं। देखिए जरा सवाल में क्या बोला है, सुभाष और नितिन ने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो भी 8 और 3 के अनुपात में, लेकिन सुभाष अपना पैसा कुछ महीने के बाद में निकाल लेता है। ठीक है, साल के अंत में जो प्रॉफिट है वो 5 और 4 के अनुपात में इन्वेस्ट किया जाता है। तो बोला गया कितने महीने के बाद में नितिन ने जो है, हाउ मेनी मंथ डिड नितिन इन्वेस्ट अलोन, कितना महीना उसने अकेले इन्वेस्ट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर देखिए सुभाष है और कौन है, नितिन है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी पूंजी है वो 8 और 3 के अनुपात की है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कुछ महीनों के बाद सुभाष अपना पैसा ले लिया, तो इसने अपने पैसे पूरे नहीं लगाए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें समय को लेकर और लास्ट बात करें लाभ को लेकर, तो लाभ का अनुपात इतना है। यानी आपने पूंजी का अनुपात डाल दिया है, आपने लाभ का अनुपात डाल दिया है, आपको क्या निकालना है, तो समय। आपको पता है कि ऐसी स्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेते हैं। तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, और 4 इंटू 8 हमारा कितना हो जाएगा, 32। अब सबसे बड़ी बात कि सुभाष ने पैसे निकाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन नितिन ने तो पूरा पैसा लगाया है। और कितने समय तक लगाया, तो बोला गया 12 महीनों के अंत में सुभाष और नितिन द्वारा लाभ। यानी कहने का मतलब ये पैसा जो है ये 12 महीने के बराबर में है। तो हमें यहाँ पर 32 का मान 12 दिया गया है, तो 15 का मान निकालना है, कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर कोई बात नहीं है, जो 12 महीना है ये 12 महीने कितने की वैल्यू है, तो 32 की। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो नितिन ने अकेले कितने महीने के लिए निवेश किया था, तो कितने महीने के लिए निवेश किया गया था, तो 15 के लिए। 4 से काटिए 3 बार में, 4 से काटिए 8 बार में, मेरे भाई 45/8 होगा। और 45/8 का मतलब 5 सही, 5/8। ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट सही उत्तर होगा। तो थोड़ा सा आप सवालों में देख पा रहे हैं कि लेवल में हमने परिवर्तन किया है, और मुझे लगता है आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, कुछ नया भी सीख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आने वाले प्रैक्टिस सेट्स हम आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही कराते रहेंगे, ताकि पेपर में पूरे के पूरे नंबर आपके आए और एक भी सवाल आप पेपर में छोड़ के ना आए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बाल्टी में पेंट और तेल 7 और 5 के अनुपात में है। 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 24 लीटर डाला जाता है। यदि पेंट और तेल का जो अनुपात है वो 1 और 1 है, तो शुरू में बाल्टी में कितने लीटर का पेंट था। यानी अगर हम ये मानकर चले कि शुरू में बाल्टी में पेंट और हमारा ऑयल, जो हमारा ये रेशियो है वो 7 और 5 का है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ से क्या किया दोस्तों, हमने यहाँ से कुछ वैल्यूज निकाल दी, बट पता नहीं है कितना निकाला है। x लीटर मान के चलते हैं कि x लीटर हमने निकाल दिया, या बोला गया ना 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो हमने यहाँ से कितना निकाला है, 24 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। आपको पता है कि मिश्रण में से निकालने के बाद भी जो हमारे रेशियोज हैं वो उसी में रहते हैं, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। जैसे मानो अगर मेरे पास में, ठीक है, मेरे पास में मान लीजिए कि जैसे ये ग्लास है, इसके अंदर में हमारा पानी है, और जब भी मान लीजिए कोई मिश्रण है, मैं इसमें से कुछ गिरा भी दूंगा ना, तो उसके बाद इसकी मात्रा जो है वो नहीं बदलेगी। कहने का मतलब इसका जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, अगर ये रेशियो है तो वो नहीं बदलेगा। तो निकालने के बाद में भी जो रेशियो है वो हमारा फिक्स रहेगा, और वो कितना रहेगा, हमारा 7:5 रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया तुमने पूरा मिश्रण निकाला है, लेकिन भरा क्या है, तो भरा तुमने 24 लीटर तेल डाला इसके अंदर में, और 24 लीटर तेल डालने के बाद में जो ये मात्रा है वो 1 और 1 का हो गई है। हमने कहा यार इतना आसान सवाल है, उड़ा दो हवा में यार। तुमने तेल डाला है, पानी थोड़ी, तो पानी तो यहाँ पर सेम रहेगा ना, सॉरी पेंट तो सेम रहेगा ना, तो पेंट यहाँ 7 है तो यहाँ भी कितना रहेगा, 7, तो इसे 7 बनाओ। जैसे 7 से गुना करोगे तो ये भी 7, ये भी 7, यानी यहाँ पर गौर फरमाइए जनाब, कितना यूनिट आपने ऐड किया है, तो बोलेंगे 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट का मान कितना है, 24, तो 1 का मान होगा 12। और अगर 1 का मान 12 होगा
तो यहाँ पूरे मिश्रण क्वांटिटी कितनी है, तो बोलोगे 2 का मान 24 है, 1 का मान 12 है, तो ये तो पूरा 12 यूनिट है, तो 12 का मान 144 हो जाएगा। यानी यहाँ पूरे मिश्रण की मात्रा 144 है। इस 144 में 24 को और जोड़ दीजिए तो ये पहले की मिश्रण की मात्रा बता देगा। तो बोलोगे हाँ सर, तो पहले की मिश्रण की मात्रा हमारी हो जाएगी 168 हमारा, इसमें इतना जोड़ दीजिए पहले आ जाएगा। बट क्वेश्चन में ये नहीं बोला पूरे मिश्रण का मात्रा बताओ, क्वेश्चन में बोला है शुरू में बाल्टी में कितना लीटर पेंट था। तो शुरू में जो क्वांटिटी थी वो 168 थी, और वो 168 हमारी कितने की वैल्यू थी, तो वो 168 हमारी 12 की वैल्यू थी। मुझे निकालना क्या था, पेंट की मात्रा, मतलब मुझे यहाँ 7 का मान निकालना था। तो 12 से 1 बार में और 4 बार में 14 7 98, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मिश्रण का एक बहुत गदर सवाल इसको माना जाता है, और रिप्लेसमेंट करने के बाद की सभी चीजें दी जाती है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल नंबर 8 मेरे भाई, देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है 16 संख्याओं का औसत 24.5 है, पहले 6 संख्याओं का औसत 20.5 है, आखिरी के 5 संख्याओं का औसत 32.5 है। तो यहां बताइए बाकी बचे हुए संख्याओं का औसत कितना होगा। औसत में ऐसे सवाल हमेशा दिए गए होते हैं, पूरे ग्रुप का डेटा दे दिया जाएगा, कुछ टुकड़ियों का डेटा दिया जाएगा और बाकी टुकड़ी का पूछेगा। आसान से जो मेरा औसत पढ़ाने वाला तरीका आप जानते ही हैं, डेटा और एवरेज में यहाँ लिखता हूं, उसी से आप कर सकते हैं। बोलेंगे गुरुजी पहले 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20.5 है। उसके बाद में यहाँ पर फिर 5 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 32.5 है। 6 और 5 हमारे कितने हो गए, 11। बच कितनी गई संख्या, 5। इनका औसत मान लेते हैं x होगा, और इस तरीके से कि सभी लोगों का जो औसत आएगा वो हमारा 24.5 आएगा। आपको पता है यहाँ पर तरीके से कि क्या करना है, डेविएशन लगाना है। कैसे करेंगे देखिए, 24.5 में से ये देखिए कितने की कमी है, तो 4 की। अगर एक संख्या पर 4 की कमी, तो 6 संख्याओं पर कितने की कमी होगी, तो 24 की। यहां पर यदि आप देखेंगे कितने की कमी है, तो बोलेंगे सर कमी नहीं है, ज्यादा है। और ज्यादा कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ 14 से 5 आपका 9, और 11 से 8 आपका 7.9। प्रत्येक संख्या 7.9 ज्यादा है, तो 5 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, तो इंटू इतना। अगर आप गुना करोगे 7 पचे 35, 9 पचे 45, यानी हमारा 39 पॉइंट, देखो यहाँ पे 9 पचे 45, 7 पचे 35, 4 39, 39.5। तो मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूंगा ये हमारा कम था इतना, और ये हमारा ज्यादा है कितना मेरे भाई, तो 39.5 है। हम इसकी कंपैरिजन इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू नहीं दिया गया, लेकिन हाँ डेविएशन से सब निकाल लेंगे। आप यहां पर देखो तो ओवरऑल जो डेविएशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो बोलोगे सर माइनस और प्लस वाले को जोड़ने पे 15.5 का मामला बन रहा है, और ये 15.5 ज्यादा है। अगर यहाँ 15.5 ज्यादा है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 15.5 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नेट डेविएशन कितने का होता है, तो 0 का। तो अगर इतना ज्यादा है तो इधर इतना कम होगा। अब ये जो कम होगा कितने लोगों के चलते होगा, तो बोलोगे 5 के चलते, तो 5 से भाग करिए तो आएगा आपका 3.1। यानी कितने की कमी होगी, 3.1 की। तो अगर हम बात करें तो अगर आपको x का मान निकालना है तो बोलेंगे सर 24.5 है आपका, उसमें से आप 3.1 हमारा कम कर दीजिए। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा मेरे भाई, तो 21.4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, आओ कभी हवेली पे। तो बढ़िया बढ़िया सवाल है, उम्मीद कर रहे हैं मजा आ रहा होगा आप लोगों को। और शुरू में ही हमने कहा था कि जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी थोड़ा सा हम लेवल में परिवर्तन कर देंगे कभी कभार। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला गया है। एक्स और वाई दो पाइप हैं जो कि 24 घंटे और 32 घंटे में एक टंकी को भरते हैं। तो ये एक्स है और ये वाई है, एक 24 घंटे में भर रहा है और एक 32 घंटे में भर रहा है। एलसीएम लेंगे तो सीधा 96 आ जाएगा इसका, 4 बार में और 3 बार में। यदि दोनों पाइपें एक साथ खुली हों और पहले पाइप को किस समय पर बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में 16 घंटे ही लगे। फिर से रिपीट करता हूं, दोनों पाइपें एक साथ खुली हुई हैं, एक्स और वाई दोनों एक साथ खुली हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बोला गया पहले पाइप को किस समय पर बंद कर देना चाहिए, मतलब आप एक्स को बंद करके वाई चालू रखना चाहते हो कि पूरा का पूरा टंकी कितने देर में भर जाए, 16 घंटे। 16 घंटे में भरना है ना, इसका मतलब वाई शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो शुरू से लेकर अंत काम कर रहा है तो वाई ने कितना काम किया होगा, तो 1 घंटे में या 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर जो है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 घंटे में 48 यूनिट काम उसने किया होगा। तो इसमें से 48 निकाल दो तो बचेगा कितना, 48। अब ये जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, एक्स का काम है। तो इससे समय कितना लगा होगा, तो बोलोगे 48 काम करने थे और 1 घंटे में वो 4 काम करता है, यानी 12 घंटे एक्स ने काम किए। और जितने घंटे एक्स ने काम किए इसका मतलब उतने देर तक उन्होंने साथ में काम किया था, और उतने देर के बाद जो है वो टंकी को बंद कर दिया गया। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। अगला सवाल, जनरली ये सीजीएल मेंस लेवल तक का ये क्वेश्चन है, और जीडी में भी पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा गया है, सीजीएल के प्री में, सीजीएल के मेंस में, हर जगह ये सवाल पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। सीमा और गीता एक ही समय स्थान ए से 90 किलोमीटर दूर बी पर जाने के लिए यात्रा शुरू करती हैं।
ये ए है और ये बी है, और ये कितने दूर पर जा रही हैं, तो 90 किलोमीटर दूर पर यात्रा शुरू करती हैं। सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये मन में अपने मान के चलना कि सीमा मैडम जो है वो गीता से यहाँ पर 3 की कमी पर है। ठीक है, कि सीमा की चाल गीता की चाल से 3 कम है। गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस चलती है। यहां पर देखो दोनों रेस लगा रहे हैं, एक थोड़ा धीरे भाग रही है, थोड़ा दूसरा तेज भाग रही है। तो तेज भागने वाली यहां तक जाएगी और फिर वापस मुड़ जाएगी, और तब तक धीरे भागने वाली बेचारी यहीं पर चली रही होगी। तो वही बोला गया यहां पर कि गीता स्थान बी पर पहुंचती है और तुरंत वापस चलना शुरू करती है। गीता पहुंचती है और तुरंत जो है यहां से वापस चलना शुरू कर देती है। ठीक है, और मार्ग में वह स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से मिलती है। बी से कितने की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर। किससे मिलती है, तो सीमा से। तो मतलब ये गीता भागी 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 और जैसे यहां पर आई, 15 किलोमीटर अभी यहां से दूरी चली थी, तब तक ये किससे मिल गई, गीता से। तो ऊपर वाली दूरी सीमा ने तय की और नीचे वाली दूरी किसने तय की है, तो मेरे भाई यहां पर जो है बोला गया तुरंत वापस जो है सो सीमा की चाल गति इतना किलोमीटर कम है, तो ऊपर वाला गीता का है और नीचे वाला किसका है, तो नीचे वाला सीमा का है। अब क्वेश्चन में यहां बोला गया गीता की जो चाल है वो हमारी कितनी है, गीता की जो चाल है वो हमारी कितनी है। मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट कौन सा है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम है। जैसे दोनों लोगों ने एक साथ शुरुआत किया और दोनों मिले भी एक ही समय के ऊपर में है, मतलब यहाँ समय कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो लोग जिस रेशियो में स्पीड होती है वो उसी रेशियो में डिस्टेंस को भी कवर करते हैं, या जिस रेशियो में डिस्टेंस कवर किया होता है तो स्पीड का भी अनुपात वही होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये गीता मैडम है और यहां पर नीचे सीमा मैडम है, किसने कितनी कितनी दूरी तय की। तो पहली बात यहां पर गीता पूरा का पूरा 90 गई है और 90 जाकर फिर 15 और आ गई है, तो यानी 90 किलोमीटर और प्लस 15, यानी गीता ने भागा कितना है, तो 105। और उतने देर में सीमा कितना भागी है, तो सीमा पूरा 90 में से 15 निकाल दीजिए, यानी सीमा ने मात्र इतनी दूरी तय की है। तो 90 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा, 75। अगर आप इनका अनुपात देखोगे तो 15 से काटोगे तो 15 से 7 बार में और 15 से 3 बार में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये इनका स्पीड का मेरे भाई रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में यहां पर यह बोला गया है कि गीता की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर बोलोगे सर देखिए ये मामला यहां पर समझिएगा बात को लेकर। ठीक है, 90 15 105, 90 15 मेरे भाई 75 5 80 10 90। ठीक है, तो यहां पर जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि सीमा की चाल गीता की चाल से 3 कम है। ये जो कम है और कितना कम है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट में कमी देखो, जिस रेशियो में डिस्टेंस था तो यही रेशियो इनका क्या होगा, स्पीड का होगा, तो स्पीड का ये रेशियो है। ऐसे यूनिट में कितने की कमी है, 2, और स्पीड में कमी कितने की है, 3। तो यानी ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाला बात है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 2 यूनिट का मान है। अगर मुझे गीता की रफ्तार निकालनी है इंटू 7, सीमा की निकालनी है इंटू 5, क्वेश्चन में देखिए किसका बोला गया है, गीता की चाल यानी इंटू 7 बोला गया है, ये हमारा आंसर होगा। तो बोलेंगे 21 का आधा कितना होता है गुरुजी, 21 का आधा 10.5 होता है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। तो जिस रेशियो में डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसी रेशियो में स्पीड होगा, और उसी रेशियो में स्पीड होगा तो ये 3 जो है वो 2 का मान है, तो इंटू 7 करना है, खेल खत्म मेरे भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल यहां देखते हैं क्या बोला गया। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बड़ा प्यारा सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे इन दोनों को भाग करने पर 7 और 6 बचे। अब भाई भाग करने पर रिमाइंडर बचे, मैंने 1000 बार बता रखा है। जैसे 1658 है, यहां पर कोई संख्या जो इसको भाग भी कर दे और रिमाइंडर के नाम पर 7 बचे। कोई संख्या जो 2038 को भाग भी कर दे यहाँ पे और रिमाइंडर के नाम पर कितना बचे, तो मेरे भाई 6 बचे। कुछ नहीं करना है, पहले आप इसमें से इसको घटा दीजिए, तो आप यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1651, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 2032। अब एक ऐसी संख्या जो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे भाई दोनों को काटे, यानी डी एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काटेगी, और बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटती है उसको बोलते हैं मेरे भाई एचसीएफ, यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। बट एचसीएफ भी ऐसे नहीं निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से यहाँ पर निकालेंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ देखो 349 हो गया, और 349 में मेरे भाई यहाँ पर 32 आप और जोड़ दो, तो बोलोगे सर 381 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 49 हो गया तो 17, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 381। अब सबसे बड़ी बात यहां पर इनका डिफरेंस 381 है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 381 को काटे, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका 127 381 को काटेगा। कितनी बार में काटेगा, 3 बार में, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 127 होगा। मौज करिए, मजा आ रहा है ना वीडियो पे भाई साहब, है ना, कम से कम 25,000 तो लाइक आ जाने चाहिए।
25,000 लाइक आ जाने चाहिए, जिस लेवल के क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो 25,000 तो ये आप लोग का दिल बोलना चाहिए अंदर की वजह से, सर मजा आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा ऐसे ही सेट करवाएं तो भैया लाइक करते रहिएगा, लाइक में कमी मत करिएगा, हर जगह पे शेयर करिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। लाइक करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेट कैसा है। बहुत मेहनत हुआ भाई रात भर इसके ऊपर में। आ जाओ चलो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 60 है। उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में जो है वो 14 अधिक है, तो यहाँ छोटी संख्या क्या होगी? 1000 बार पहले बताया है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है, यानी लघुत्तम समावर्तक बराबर महत्तम समावर्तक गुने दोनों यहाँ पर सह अभाज्य संख्या होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा एचसीएफ 2 है, देखो, और उसके बाद में ये हमारा एलसीएम कितना है 2, एचसीएफ हमारा कितना है 3, और इंटू हमारा हो जाएगा, देखो 2 से कितनी बार में काटोगे? 30 बार में। तो 30 बार में काटोगे मतलब इनका चयन ऐसे करिए कि 30 बने। तो या तो आप इन्हें बोलेंगे सर आप इसे 1 रख लो तो ये 30 हो जाएगा, या फिर कंडीशन ऐसे होगा यहाँ पर कि सर 30 बनाने का एक और नियम है, 5 रख लीजिए और 6 रख लीजिए। क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा, तो क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द नंबर इज 14 मोर देन अदर, यानी दोनों संख्याओं के बीच में 14 का अंतर है। मैंने जीवन भर ये बात सिखाया कि यदि दोनों संख्याओं का अंतर चाहते हो तो यहां पर इनके अंतर को एचसीएफ से गुना करो। तो यहां पर इनका अंतर तुम्हारा कितना आएगा? देखो, और 30 कैसे बन सकता है? 2 और 15 से भी मेरे भाई बन सकता है। देखो यहाँ पर 30 का बनाने का नियम क्या क्या है? 1 30 से बना लो, या फिर मेरे भाई 2 15 से बना लो, या फिर आप यहाँ पर जो है वो 3 और 7 से बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर किससे बना लीजिए? तो 2 इंटू मेरे भाई 5 इंटू 6 बना लीजिए। कई सारे तरीके हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये 3 और 7, ठीक है, 3 और 10 हो गया आपका। यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोनों के बीच में 14 का अंतर है। 14 का अंतर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपको यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के बीच में 14 का अंतर है। इसका मतलब अंतर कैसे निकालते हैं? इनके अंतर को यहाँ पर एचसीएफ से गुना करके देखो 14 आ रहा है कि नहीं। इनका अंतर 29 इंटू 2 58 नहीं आ रहा। यहाँ पर इनका अंतर कितने का है? तो मेरे भाई 13 इंटू 2 26 नहीं आ रहा। इस पर भी बात नहीं बनी, इस पर भी बात नहीं बनी। इनका अंतर 7 इंटू 2 14 आ रहा है। इसका मतलब मेरे भाई हमें यहाँ पर ये दोनों को प्राइम लेने थे। यहाँ संख्याओं का अंतर का मतलब इनके अंतर को एचसीएफ से गुना करना। संख्याओं का योग, इसका मतलब इनके योग को एचसीएफ से गुना करना, ठीक है। हमने देखा इनका अंतर 7 इंटू 2 14 आ रहा है, मतलब मामला फिट है। स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो 2 इंटू 3 6 होगा। लार्जर नंबर क्या होगा? 2 इंटू 10 हमारा 20 होगा। स्मॉलर की बात है, सी आंसर होगा, बात खत्म, ठीक है भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। P जो है यहाँ पर इन दोनों का सम है, Q हमारा उतना है, P इंटू क्यू का मान कितना होगा? बहुआ सवाल, इसका आंसर आपको दे रहे हैं, आंसर इन कमेंट बॉक्स। मुझे हर किसी से आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम मानेंगे कि आपने वीडियो को देखा है, आपने सीखा है, और तभी हमारी दिल से आशीर्वाद निकलेगी, दुआ निकलेगी कि पूरे के पूरे नंबर आपके आए। क्योंकि जो मेहनत करेगा उसके लिए एकदम अंदर से, अंतरात्मा से आवाज निकलेगी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना ही करना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला गया? यहां पर बोला गया इन संख्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना। 1000 बार सिंप्लीफिकेशन में ये बात बताए हैं कि जब ऊपर के और नीचे के अंक भी सेम हो और पावर भी सेम हो। आप अगर देखो सारे डिजिट सेम है, सारे पावर सेम है, वैसे स्थिति में क्या करते हैं? आप यहां पर देखिए तो यहां नीचे से ऊपर की तरफ में डेसिमल हमारा एक अंक दाहिने की तरफ गया है। यहां पर जो डेसिमल मेरे भाई 3 संख्याओं के बाद में हुआ करता था, आज वो 2 संख्याओं के बाद में है। यानी दशमलव एक स्थान दाएं की तरफ घसका है। एक स्थान दाएं की तरफ घसकने का मतलब 10 से गुना हुआ है। तो यानी एक संख्या के लिए अगर 10 से गुना हुआ है तो यहां पर क्या है? तो यहां स्क्वायर है मेरे भाई, और उसके बाद में ये पूरे पे क्या है? तो रूट है। आप स्क्वायर से रूट को काटिए, आंसर आपका 10 आ गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, खेल खत्म भाई, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी सवाल, जबरदस्त सवाल, मजा आ जाएगा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? देखिए जीडी का सवाल है। बोला गया कि 4 गाय को एक जो है 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के 4 कोने पर 4 गाय बांधी जाती है और रस्सी की लंबाई 7 मीटर की है। तो मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें गाय नहीं चर सकती है। अब यहां पर यह सवाल कुछ इस प्रकार है कि यह आपका पूरा का पूरा फील्ड है, और ये फील्ड हमारा कितने का है? तो 30 बाई 20 का ये फील्ड है।
यहाँ पर जो हमने गाय बांधी है वो 7x7 पर है, यानी 7 मीटर यहाँ, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ऐसे कर करके है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे समझा देता हूँ, 7 और 7 में मतलब पहली गाय जो है यहाँ बांधी गई है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर, चौथी यहाँ पर। बेचारे की रस्सी की लंबाई 7 इधर है, 7 इधर है, तो वो इतना खा सकती है। उसी तरीके से यहाँ पर ये 7 इधर है, 7 इधर है, तो ये इतना खा सकती है। सेम तरीके से 7 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 है, तो ये इतना चर सकती है। और यहाँ पर 7 और 7 यहाँ हो गया, तो ये इतना चर सकती है। बाकी जो एरिया है वो बेचारी वो नहीं खा पाएंगी गाय, तो वह एज इट इज रह जाएगा। तो ये वाला हमसे एरिया पूछा है कि ये एरिया कितना होगा। कुछ मत करो मेरे भाई, आप यहाँ पर समझो, जो लेफ्ट एरिया होगा हमारा, खाली जो एरिया होगा, उसके लिए क्या करना होगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो। पूरे आयत का क्षेत्रफल हमारा इतना होगा, और इसमें से ये चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर क्या कर दो, माइनस। अब यार ये 4 सेक्टर हैं, और 4 सेक्टर मिलकर पूरा का पूरा सर्कल बना दे रहा है। सर्कल का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात बताऊं, ये तुम्हारा हो गया मेरे भाई 600। जब रेडियस 7 होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 154 होता है। 10 में से 4 गए, क्या का अंक 6, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है। बात खत्म। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से आपको सभी सवालों को करना था और पूरा आनंद लेना था। बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए, ठीक है। और हम आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में और जबरदस्त जबरदस्त बात सिखाएंगे। याद रखिएगा भैया, आपकी बार कांस्टेबल बनना है, सिलेक्शन लेना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।